आदरणीय कुलपति जी, आपको आवाज़ सुनाई दे रहा है वहाँ पर? आदरणीय कुलपति जी, प्रोफेसर कीर्ति सिंह जी, पूर्वांचल विश्वविद्यालय के सभी रजिस्ट्रार, बाकी पदाधिकारीगण, पूर्व प्राचार्यगण, उपस्थित सभी आज के इस कार्यशाला में उपस्थित शोध छात्रगण, सर्वप्रथम मैं आदरणीय कुलपति जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने आज मुझे यहाँ बुलाया। मेरा नाता इस विश्वविद्यालय से काफ़ी पुराना है और इसको मैंने पिछले 8-10 साल में बढ़ते हुए देखा है बड़ी तेज़ी से। और उसका अभी कुछ समय पहले बात हो रही थी, काफ़ी कुछ समस्याएं वर्तमान कुलपति जी के द्वारा उसका निदान किया जा चुका है और विश्वविद्यालय को काफ़ी हद तक धर्रे पे लाने का आपका बहुत बड़ा योगदान है। उसमें से ये एक बहुत मील का पत्थर आज हो रहा है कि आपने नीट के माध्यम से जो पीएचडी स्कॉलर्स का पहला जो ग्रुप जो मुझे बताया गया यहाँ पर उपस्थित है, आप लोग के द्वारा विश्वविद्यालय की और तरक्की होगी ये मैं मान के चल रहा हूँ, इसलिए कि ये बताया गया कि ओपन कंपटीशन से आप सब लोग चयनित किए गए हैं और विभिन्न विषयों के आप लोग यहाँ ज्ञाता है। आज के इस प्रोग्राम में हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, लिटरेचर, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, माने जो सोशल साइंसेस के ग्रुपिंग के जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं वो आज यहाँ उपस्थित हैं। अभी आपने प्रोफेसर कीर्ति सिंह जी को सुना, उनके रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में और एग्रीकल्चर के बारे में। रिसर्च मेथोडोलॉजी इत्यादि का तो डिटेल आपको सब बताएंगे ही लोग, लेकिन मैं आपको दो परिवेश से अपने जो भी मुझे जानकारी है उसके बारे में बताना चाहूँगा। एक पहला विषय होगा आपका रिसर्च के ही बारे में कि आपसे लोग क्या उम्मीद करेंगे जब आप बाहर जाएंगे, जॉब मार्केट में जाए या प्रोफेसर या टीचर या रीडर बनना चाहें तो लोग आपसे क्या उम्मीद करेंगे, क्या अपेक्षा करेंगे, एक उस विषय पर। और दूसरा जो मेरा अपना डोमेन है कि मैं एक प्रैक्टिशनर हूँ, मैं रिसर्चर नहीं हूँ, मैं बल्कि एक प्रैक्टिशनर हूँ। हम लोग रोज़ाना कुछ ना कुछ प्रैक्टिस किया करते हैं जो रिसर्च के और थियोरी के यहाँ से उद्गम होकर के आता है और प्रयास करते हैं कि कहीं ना कहीं थियोरी और प्रैक्टिस का सामंजस्य किस प्रकार से हम लगाएं और नया इनपुट्स हम दें रिसर्चर्स को कि वो अच्छी तरीके से अपने जो रिसर्च फाइंडिंग्स है उसको किस तरीके से फाइन ट्यून करें। इसी को जिसने कार्ल मार्क्स को पढ़ा होगा उनके द्वारा बताया गया प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और थियोरी ये दोनों का एक सम्मिश्रण है जिसके हम लोग प्रैक्टिशनर्स हैं। आप लोग तो हो सकता है कि ज़्यादातर प्योर रिसर्च डोमेन में रहें। रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में मैंने IIM बैंगलोर में मास्टर्स डिग्री के दौरान कुछ रिसर्च पेपर बनाते समय पढ़ाई की थी और मेरा एक ही उसमें अनुभव रहा कि हालांकि शुरुआत में हम लोग लिटरेचर पूरा स्कैन करते हैं, जिस भी टॉपिक के बारे में हमको रिसर्च करना होता है कि भाई हमको अंदर से एक कॉलिंग आनी चाहिए कि हाँ ये जो टॉपिक है इस विषय पे वास्तविक रूप से मुझे मेरी दिलचस्पी है और ये मुझे कहीं दिल से और दिमाग से मुझे ये टॉपिक छूता है, तभी आप उस टॉपिक को के तरफ आकर्षित होते हैं। आपको लगता है कि हाँ मैं इस विषय में काम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो उस संबंध में आप पूरा लिटरेचर स्कैन करते हैं कि पुराना इस पर क्या क्या शोध है, उसमें क्या लेटेस्ट फाइंडिंग्स है, किस प्रकार से चीज़ें उस फील्ड में डेवलप कर रही हैं। आज के तारीख में आपके पास एक्सेस है कंप्यूटर रिसोर्सेज का, उस समय भी हमारे पास था IIM बैंगलोर में। आप लोग में से संभवतः यहाँ बहुत कम लोग लैपटॉप लेके आए थे, लेकिन हम लोग लैपटॉप के माध्यम से ही अपने लाइब्रेरी के रिसोर्सेज को एक्सेस करते थे और दुनिया भर में जहाँ पर उस विषय में जो रिसर्च चला है उसके बारे में आपको साइनॉप्सिस कई जगह आपको मिलते हैं, किताबों के बारे में आपको साइनॉप्सिस मिलते हैं। उससे हम अपना एक छोटा सा एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार करते थे कि हाँ इस विषय में ये चीज़ें हैं।
जो कि हमारा मूल फाउंडेशन, मूल आधार बनता था। और एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम कुछ हम लोग बना करके अपने रिसर्च गाइड के पास चले जाते थे कि हाँ ये समझ में आ रहा है कि हम इस पर करें। तो रिसर्च गाइड अपने अनुभव से उसमें थोड़ा जो भी संशोधन है, जो भी फॉर्मुलेशन है, उसको बता दिया करते थे और उस पर हम लोगों ने काम शुरू किया। लेकिन जितने हमारे बैच में करीब 30 लोग थे, ज़्यादातर सभी सर्विसेज के लोग थे, उसमें से एक व्यक्ति ने भी उसी फॉर्मुलेशन को लेकर के आगे अपनी डिसर्टेशन कंप्लीट नहीं की। कारण ये कि जितना आप आगे पढ़ना शुरू करेंगे उतना आप नए लेयर्स आप तलाशेंगे, नई चीज़ें आपको जानकारी मिलेंगी। तो इसीलिए जो इनिशियल आपका फॉर्मुलेशन है उसको आप यदि लकीर का फकीर बन के बैठ जाएंगे तो हो सकता है उसमें आपका जो कॉलिंग है वो आपको पकड़ में न आए, हो सकता है कि उससे काफ़ी भिन्न दिशा ही में आप आगे निकल जाए। तो ये एक प्रोसेस है, एक डिस्कवरी है जो आप स्वयं करते हो उस विषय के साथ साथ, और ये सबसे महत्वपूर्ण है। रिसर्च जो फाइंडिंग है वो तो अपनी जगह अपनी आप में कही है, लेकिन ये जो प्रोसेस है, जो डिस्कवरी का जो पूरा पाथ है, जैसे कोई माउंटेनियर है जो एवरेस्ट तो चढ़ता है, शिखर पे चढ़ के झंडा तो गाड़ता है, लेकिन उसका जो प्रोसेस है बेस कैंप से चढ़ना, हर एक कैंप पर रहना, वहाँ उसका स्ट्रगल करना और कैसे वो एलिमेंट्स के साथ में जूझता है और फिर वो समझ में आता है उसको कि भाई हो सकता है कि मैं कल चढ़ाई कर पाऊँ या न कर पाऊँ, हो सकता है कि वेदर जो है खराब हो, फिर भी वो प्रयास करता है। उस हिसाब से जो आपकी जर्नी रहती है, ये जर्नी भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी जर्नी से आप काफ़ी चीज़ें अपने बारे में भी समझते हैं और दुनिया के बारे में भी समझते हैं, अपने साथ साथ अन्य लोगों के साथ भी आप समझते हैं। दूसरा जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो पीयर रिव्यू है, पीयर इवैल्यूएशन। जो आपके साथ हो सकता है कि इंग्लिश लिटरेचर के, हिंदी के 6-7 छात्र हो, छात्राएं हो इकट्ठे, तो जो आपके जो विचार हैं उनके साथ जब आप उस विषय पर आदान प्रदान करेंगे तो आपको ये भी जानकारी मिलेगा दूसरे पर्सपेक्टिव्स का। उसी एक टॉपिक पे हो सकता है कि दुनिया में कई पर्सपेक्टिव्स निकल आए। आपको ये लगता होगा कि यही सही है, लेकिन हो सकता है कि ये लगे आपको कि भाई ये सही नहीं है, लेकिन कुछ और भी है जो सही है, कुछ और भी है जो सही है। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों के साथ जो आप जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, इंग्लिश लिटरेचर हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, ये एक सोशल साइंस है, लोगों के समाज में और व्यक्ति के बारे में जो दर्शाता है वो एक पूरा एक परिवेश इसमें है। ये प्योर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट नहीं है कि जिसमें कि आप एक फॉर्मूला लगाया, आपने उसको लगा करके आपने हाइपोथेसिस प्रूव किया या डिस्प्रूव किया। तो ये पर्सपेक्टिव्स आपको लेना बहुत ज़रूरी है, और इसमें जितने आपको इंटरडिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव्स मिलेंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छा होगा। कोई इंग्लिश लिटरेचर का पर्सपेक्टिव लेगा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल उसमें लिटरेचर किस प्रकार से भाषा है का ज्ञान है वही लिखा जाए, वो नहीं। आपने शेक्सपियर पढ़ा होगा तो शेक्सपियर में उसकी भाषा शैली अकेली चीज़ नहीं है, उसमें जो उसने मानव के प्रति जो उसकी साइकोलॉजी निकल के आती है हर एक स्टोरी में, जो उसने समझ रखा है कि आदमी का किरदार किस प्रकार से एक्ट करता है, उस पर्टिकुलर परिवेश में वो क्या करता है, वो एक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट पहलू रहेगा आपके अपने रिसर्च में। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण रिसर्च के लिए रहेगा कि आप जो भी आप करें, ये आप स्वतः को आप एक प्रश्न करें कि इससे मैं अपने रिसर्च के द्वारा उस फील्ड में मैं क्या कंट्रीब्यूट कर रहा हूं या कर रही हूं। ये सबसे जरूरी है, क्योंकि ये आपके आगे आने वाला जो व्यक्तित्व है उसको ये डिफाइन करेगा। कोई कहीं पर भी आप जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा, अच्छा आपने इस विषय पर शोध किया तो आपका फाइंडिंग क्या था, आपने अपने इस बॉडी ऑफ रिसर्च में आपका अपना कंट्रीब्यूशन क्या है। और यदि ये मील का पत्थर बनता है तो पीयर इवैल्यूएशन में, रिव्यूज में आपके लेख छपेंगे, और उसी के साथ साथ लोग आपको अलग अलग जगह पर आपको कोट करेंगे या साइट करेंगे। आज के तारीख में किसी भी रिसर्चर का जो मूल मंत्र है वो दो ही है कि कितने उसने लेख लिखे हैं जो पीयर इवैल्यूएटेड है, रिव्यूड है, और दूसरा उसका साइटेशन इंडेक्स क्या है कि कितने ऐसे सम्मानित उसी क्षेत्र के लोगों के द्वारा उसके लेखनी का, उसके जो फाइंडिंग्स है उसको कितने लोगों ने उसको कोट किया है। और ये मैं समझता हूँ कि प्रत्येक फील्ड में है। आप हिंदी लिटरेचर में भी जाएं तो उधर भी आपको इसी प्रकार मिलेगा कि फलाने के द्वारा जो इनका, इवन मुंशी प्रेमचंद जी का जो उपन्यास था उसी का जो अनुवाद में फलाने चीज़ें और ने इस प्रकार से और नई चीज़ें इसको फाइंडिंग की थी। ये कहना आपके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आपके पास ये समय है कि उसको आप इसको इस दिशा में आप लोग कृपया जाएं।
अब मैं बात करता हूं कि जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं थियोरी का और उसका, रोजाना हम लोग के पास कुछ ना कुछ हम लोग प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जैसे आप लोग रिसर्च करते हैं उसी प्रकार प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग भी जानकारी लेते हैं कि भाई इसका एज इज बेसिस क्या है, मैंने आज के तारीख में उसकी स्थिति क्या है। किसी भी चीज़ को आपको यहाँ से मान लीजिए लखनऊ तक की 6 लेनिंग आपको करानी हो सड़क की, तो वर्तमान में क्या स्टेटस है उस सड़क की, इसकी आपको जानकारी होनी ज़रूरी है। और उसी के साथ साथ उसकी डिटेलिंग की भी आपको ज़रूरी है कि कौन से स्टेज पर सड़क आपकी 4 लेनिंग लायक है, कौन सी स्टेज पर आपके ROBs बने हैं, कौन सी स्टेज पर आपकी 2 लेन ही केवल है, कौन सी जगह है जहाँ पे कच्ची है, कौन सी जगह है जहाँ पर शोल्डर अवेलेबल है, कौन सी जगह आपको लैंड एक्वायर करना पड़ेगा। इसका जो लेटेस्ट जो आपका एज ए स्टेटस है ये हम लोग के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है। अब इसमें आता है हम लोग के सोशियोलॉजिकल और पॉलिटिकल जो इश्यूज आते हैं। अलाइनमेंट कहाँ से जाएगा, कई बार होता है कि प्योर जो थियोरी है उस हिसाब से नहीं हो पाता है। कारण उसका दोनों है, सोशियोलॉजी भी है, पॉलिटिक्स भी है। सोशियोलॉजी इसलिए कि हो सकता है कि वो कुछ ऐसे क्षेत्रों से जा रहे हो जहाँ पर लोगों को लगे कि ये पूरे के पूरे जो है बेघर हो जाएंगे, उसको कितना हम ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड कर सके और ऐसे लोगों के पास में से जाए जिनका पार्शली जमीन जा रहा हो, तो वो ज़्यादा बेहतर अलाइनमेंट होगा। ये एक बहुत बड़ा एक इशू रहता है जब आप किसी प्रकार का प्रोजेक्ट बनाते हैं। और दूसरा उसका पॉलिटिकल स्वरूप आता है कि कौन से ऐसे पॉलिटिकल कैंडिडेट्स हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी के जो अपने क्षेत्र में उसको ले जाना चाहेंगे। वो कहेंगे भले ही ये 30 किलोमीटर दूरी से जा रहा हो, लेकिन साथ मेरे क्षेत्र में से गुजर के जाएगा तो मेरे क्षेत्र में विकास होगा। ये एक प्रैक्टिकल हम लोग के सामने आता है हमेशा, जो कि थियोरी के साथ बिल्कुल साथ साथ नहीं चलता है और इसी के मद्देनजर डिसीजन मेकिंग होता है। अब इसका एक और पहलू है फाइनेंशियल। फाइनेंशियल पहलू यह है कि हर चीज़ का एक कॉस्ट है। आप 4 लेनिंग बनाएंगे तो उसका कॉस्ट अलग है, आप 6 लेनिंग बनाएंगे तो उसका कॉस्ट अलग है, आपका यदि सड़क जो है 10 किलोमीटर अधिक बढ़ के गुजरेगी उसका कॉस्ट अलग है। उसी के साथ साथ ये भी डिपेंड करता है कि टेक्निकली आपने कितना उसको स्टडी कर रखा है। यदि टेक्निकली आपने सारे ड्राइंग डिज़ाइन एस्टिमेट्स तैयार कर रखे हैं, उसके सारे जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है, आपने सभी इंजीनियरिंग ड्राइंग्स तैयार करके गुड फॉर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स कर रखे हैं, तब तो आप उसको इम्प्लीमेंट करने की स्थिति में होंगे। और यदि आपने केवल एक रूल ऑफ थंब के माध्यम से किया है, जैसे कई प्रोजेक्ट्स में हिंदुस्तान में होता है, NHAI प्रोजेक्ट बनाती है तो अनुमानता रहता है कि 12 करोड़ पर किलोमीटर बनाएगी एक सड़क को, लेकिन बिना मौका मुआयना किए हुए वो एक रूल ऑफ थंब से एस्टिमेट बना देते हैं, उसी के आधार पर प्रोजेक्ट सैंक्शन हो जाता है। और जब मौके पर जाते हैं देखने के लिए तो पता चलता है वहाँ तो बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा फिजिकल स्ट्रक्चर्स आपको बनाने पड़ेंगे, बहुत एक्सप्रेशन करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कॉन्क्रीटिंग करना पड़ेगा, और जो 12 करोड़ रहता है वो 20 करोड़ हो जाता है, और जब पैसा नहीं मिलता तो प्रोजेक्ट फिर अधर में लटक जाता है। तो इस प्रकार की जो हम लोग की तैयारी होती है, जो आपकी भी रिसर्च में आप देखेंगे कि तैयारी किसी भी चीज़ में करना अपने आप में 2/3 से ज़्यादा समय लगता है पूरे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में। आज के तारीख में वो ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जो एक्सपर्ट हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग में, प्रोजेक्ट डिज़ाइन में। उसमें खास तौर से जो एग्जांपल आता है वो जापान का है कि किसी भी प्रोजेक्ट पीरियड का हम लोग चाहते हैं कि 2 साल में कंप्लीट हो जाए, लेकिन जापान में जो होगा वो उसके लिए 2 साल पहले और पीरियड देंगे कि पूरा प्रोजेक्ट को हम ढंग से समझें, उसकी 100% हम डिटेलिंग करें, पूरी श्योरिटी हो जाए कि उसकी फाइनेंशियल क्लोजर है, टेक्निकल क्लोजर है, सर्टिफाई करें, तब जाके वो प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, हाथ लगाते हैं। और इसीलिए उनका सक्सेस रेट ये होता है कि प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन उनका हम लोग से आधे समय में वो कर लेते हैं, क्योंकि सारी तैयारी उनकी पहले से हो रखी होती है। इसका आप लोग के साथ क्या ताल्लुकात हैं जो सोशल साइंसेस एरिया में है, हिस्ट्री में है? आज एक बहुत हिस्टोरिकल चीज़ हुआ, आप लोग में से किसी को पता है? आज का दिवस वाकई में बहुत हिस्टोरिकल डे है। हाँ, ब्रिटेन एग्जिट किया है यूरोपियन यूनियन से। तो जिसको सेंस ऑफ हिस्ट्री है वो ये कहेगा कि ये
ये क्या हो गया सडनली। यूरोपियन यूनियन जो है वो बन रहा था, पूरा सभी देश अपनी नेशनल आइडेंटिटी, जो वेस्टफैलियन कॉन्सेप्ट है एक तरीके से, जहाँ राजा महाराजाओं को छोड़ करके वेस्टफैलियन कॉन्सेप्ट हुआ नेशन स्टेट का, तो उस नेशन स्टेट्स का एग्लोमरेशन बना करके यूरोप बन के आया था इकट्ठे। और आज एक यूरोपियन कंट्री जो इतना बड़ा अपने आप में, जिसका इम्पोर्टेंस है, ब्रिटेन, उसने यूरोपियन यूनियन से अपने आप को अलग करने का निर्णय ले लिया। और जानते हैं उसका इम्पैक्ट क्या है? फाइनेंशियल मार्केट्स आज बिल्कुल गिर गए। ब्रिटिश पाउंड जो है 31 ईयर के लोएस्ट लेवल पे आ गया। सेंसेक्स निफ्टी हमारा 1000 पॉइंट गिर गया। गोल्ड जो है 7% बढ़ गया। तो ये हिस्ट्री का जो इम्पैक्ट है, ये इम्पैक्ट फाइनेंस में आता है, ये इम्पैक्ट हम सबके जीवन में आता है। इसका हो सकता है तेल का दाम कल बढ़ जाएगा, इसका हो सकता है कि लोनिंग जो इंटरेस्ट रेट्स है उस पर फर्क पड़ जाएगा, जितना आपका ईएमआई था वो सब फर्क पड़ेगा। जॉब मार्केट पे फर्क पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट साइकिल आपका इफेक्ट होगा। जो लोग चाह रहे थे कि भाई हम जॉब मार्केट में कल पहुंचेंगे, सडनली कंपनीज कई सारे बैंकरप्ट हो जाएंगे। तो ये जो हिस्ट्री होता है, ये ऐसा नहीं है कि हम सबको किसी को अफेक्ट नहीं करता है। और ये ऐसे इवेंट से जो हम लोग के जीवन में सडनली आउट ऑफ द ब्लू आते हैं, जिसका हम लोग की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मतलब ब्रिटेन ने कोई निर्णय लिया है, उस पर हम लोग कोई कुछ कर नहीं सकते यहाँ इंडिया में, लेकिन हम सबके जीवन को वो कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है। और उसका कारण है ग्लोबलाइजेशन। आज के तारीख में दुनिया में कहीं भी कुछ भी हो रहा है, आपके टीवी पे, आपके मोबाइल पे, तुरंत ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे आपको उसकी सूचना फट से मिल जाती है, फलानी चीज घटना हो गई। इंफॉर्मेशन एज में आप आज जी रहे हो। तो इंफॉर्मेशन एज में रिसर्च करना और उसकी फाइंडिंग रेलेवेंट रखना और उसका इम्पैक्ट ग्लोबल फोर्सेस का देखते हुए आपको करना, ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा आपके लिए चैलेंज है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये वही देश था जहाँ पर तक्षशिला, नालंदा टाइप के बड़े यूनिवर्सिटीज किसी समय हुआ करते थे। उनका मुख्य जो आकर्षण था वो आप जैसे रिसर्च स्कॉलर्स थे, जो दुनिया के सेंट्रल एशिया से, यूरोप से, अरब से, मिडिल ईस्ट से लोग आकर के वहाँ पर रिसर्च करने की इच्छा रखते थे और आकर के रुक करके ज्ञान प्राप्त करते थे। आज यूनिवर्सिटी सिस्टम यदि कहीं सुदृढ़ है तो उन्हीं जगह पर है जहाँ पर रिसर्च पे, राइटिंग रिसर्च की बॉडी जो है सुदृढ़ है। आप हार्वर्ड को जानते हैं, आप स्टैनफोर्ड को जानते हैं। रैंकिंग्स जो है यूनिवर्सिटीज़ को जितनी भी ग्लोबली की जाती हैं, उसमें सबसे बड़ा एक मेजर जो पायदान होता है वो कितना रिसर्च राइटिंग्स है, कितने उसके कोटेड रिसर्च है, उसके आधार पर होता है। इंडिया में अभी, भारत में अभी बहुत कम यूनिवर्सिटीज है जो इवन टॉप 500 में है। टॉप 200 में एक आधी कोई होगी, टॉप 500 में भी एक आधी कोई होगी। इसके लिए कोई हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है। मतलब सरकार ने जमीनों में निवेश नहीं किया ऐसा नहीं है, सरकार ने बजट नहीं दिया ऐसा नहीं है, सरकार ने अच्छे लोगों को प्रोत्साहन करके उनको स्कॉलरशिप दिया है ऐसा भी नहीं है। ये एक इकोसिस्टम के डेवलप करने की आवश्यकता है जिसमें कि आप सब भागीदारी होंगे। मैं समझता हूँ कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय इस इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए पहला ये नींव आपके बैच के माध्यम से रख रहा है। और ये काफ़ी लंबा समय होता है, काफ़ी लंबा जर्नी होता है किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए। उस पर्टिकुलर रैंकिंग्स में या पायदान में पहुँचना, यदि आप आज कहेंगे कि भाई हमको एस्पायर करना है कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय टॉप के 500 ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ में ऊंची रैंकिंग हो, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज कल को आएगा। लेकिन उसके पहला जो बेसिक मटेरियल है आप लोग के जैसे रिसर्च स्कॉलर से ही आएगा। लास्ट में मैं इतना ही बस कहना चाहूँगा कि आप जो भी अब रिसर्च वर्क करें, हो सकता है कि 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, हो सकता है किसी की जर्नी ज़्यादा तेज़ हो, किसी की जर्नी कम तेज़ हो। लेकिन जैसे प्रोफेसर कीर्ति सिंह साहब ने कहा, अपने वर्क में ऑनेस्टी ज़रूर रखिएगा। प्लेजरिज्म इंफॉर्मेशन एज में बहुत बड़ा
घातक किसी के लिए भी सिद्ध हो सकता है। आज के तारीख में ऐसे सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है जिसमें कि आप अपना पूरा थीसिस रन करके उसमें से निकाल देंगे कहाँ कहाँ से इसने निकाला है, कौन कौन सी चीज़ों को, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स को निकाला है बिना किसी को साइटेशन दिए हुए। ये भी पता चल पाएगा उसमें से कि वाकई में जो आपने रिसर्च वर्क किया है ये इसमें कोई नॉवेल्टी है कि नहीं है, तो इसमें जो रिसर्च बॉडी उसमें कोई आपने एडिशन किया है कि नहीं किया है, या केवल किसी का टोटल आपने उसको प्लेजरिज्म करके रख लिया है। ये ज़रूर आप लोग ध्यान रखें कि ऑनेस्टी के साथ बिल्कुल अपने जो दिल जहां आपका कहता है कि मैं मुझे इस विषय पे करना है और इस विषय के लिए मैं जाना चाहूँगा और इस विषय पे भविष्य में भी मैं काम करना चाहूँगा, अपना करियर बनाना चाहूँगा, उस विषय को ही ज़रूर आप लोग चुनें। मैं आप सबको अपने रिसर्च कार्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से 500 नए रिसर्चर्स निकलेंगे जो कि इस विश्वविद्यालय का नाम तो रोशन करेंगे, साथ ही साथ एक नई चीज़, नई दिशा, नई ऊर्जा हमारे समाज के लिए देंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंडलायुक्त महोदय। और हमें पूरा भरोसा है कि जो प्रश्न आपने आज सभी शोध छात्रों के समक्ष और हम सभी शिक्षकों के समक्ष साझा किए, निश्चित रूप से जब हम हमारे छात्र जब समक्ष तैयार करेंगे और जब वो रिसर्च डिजाइनिंग के फेज में होंगे तो उन सारी प्रोसेस पे वो फोकस करेंगे जिन मुद्दों पर आज आपने ध्यान आकर्षित किया। यह कार्यशाला अपने आप में ऐतिहासिक है और इस कार्यशाला का आयोजन हम इसलिए कर पाए हैं क्योंकि इस बार विश्वविद्यालय का जो एकेडमिक कैलेंडर था जिसमें हमें 30 जून तक सभी पाठ्यक्रमों के रिजल्ट घोषित करने थे, हम लगभग 1 महीने पहले चल रहे हैं और इसीलिए ये समय मिल पाया। नहीं तो जून के महीने में सभी शिक्षक, प्राचार्य सभी व्यस्त होते परीक्षाओं के कराने में, मूल्यांकन में। लेकिन इस वक्त मैं माननीय कुलपति महोदय के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने जून के प्रथम सप्ताह में सभी पाठ्यक्रमों का रिजल्ट घोषित कर दिया। और आपने देखा होगा अभी 19 तारीख के दैनिक जागरण में उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा सचिव जी का इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने लिखा कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय का रिजल्ट घोषित हो गया। तो एकेडमिक डिसिप्लिन तभी आता है जब हम कैलेंडर से फॉलो करते हैं, अपने ही रिकॉर्ड को हम तोड़ते हैं और डिसिप्लिन बहुत आवश्यक है। आज ये समय कार्यशाला का इसलिए मिल पाया क्योंकि हम सभी शिक्षक और हमारे प्राचार्य महोदय मूल्यांकन और परीक्षा प्रणाली से फुर्सत में हैं, तो छात्रों के लिए हम समय निकाल पा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आगे भी इस तरह के कार्यक्रम हम और भी अच्छा अकादमिक वातावरण विश्वविद्यालय में बना पाएंगे। माननीय कुलपति महोदय का मार्गदर्शन बार बार मिलता रहेगा। मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ माननीय कुलपति महोदय को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो इस अवसर पर हम सबको अपने आशीर्वचन प्रदान करने की कृपा करें। माननीय कुलपति महोदय।